कुछ प्रमुख जो राइटर थे उनके कथनों को भी हम लोग कल पढ़े थे और क्वेश्चंस भी आपको दिया गया था। तो पहले इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चेक करते हैं। पहले देखा जाए तो बताया जा रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यानी कि यूरोप के जो लोग हैं उनमें बात करने का क्या पाया जाता है जी? हुनर। हुनर का मतलब है लहजा, तरीका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लिख दोनों इसे नहीं पाते। यानी कि अगर कहा जाए कि यूरोप के लोगों के जो बात करने का तरीका है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस कहा जाता है, सिंपल तौर पे अगर कहे तो। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से स्पीच और लेख दोनों के बारे में जो है संजीदगी दिया गया है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से शोभा जो है वो विद्वान मंडली में देखा जाता है। विद्वान मंडली कहे तो जिनको अच्छे से भाषा की जानकारी हो, ऐसे चतुराई से या चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। कभी कभी ऐसा आपके जीवन में जरूर होता है। ये कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलती है जिसको सुन करके काफी आनंददायक फील होता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। यानी कि सुहृद गोष्ठी का मतलब होता है बिल्कुल हृदय की बात जो आप चाहते हैं, ठीक ना। जो चाहते हैं उसी तरह का सुनने को मिले तो काफी अच्छा फील होता है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। यानी कि वो सब जो बातें होती है सुहृदय की बात होती है, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी कि जिनको अपने बातों में संजीदगी है, बातों में लहजा की लियाकत सब समझ में आता है, तो वो सोच समझ के शब्दों को रखते हैं सामने, ताकि सामने वाले को शब्दों को सुन करके बुरा ना लगे, खराब ना लगे। कहा जा रहा है कि इसको सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शस्त्रार्थ कहते हैं। कहा जा रहा है कि अगर हम अपने इसे भाषा में कहे, आप अपने लैंग्वेज में कहे, तो अपने यहाँ के इसे पंडिताई में क्या कहा जाता है जी? शास्त्रार्थ कहा जाता है। यानी कि शास्त्रों की बात कही जाती है। और ये ऐसा देखने को जरूर मिलता है। शास्त्रार्थ जब भी कोई पंडित जी जो है, अगर मान लीजिए कि क्या करते हैं जी, अगर कथा कहते हैं तो कथा कहते हैं तो वो एकदम शब्दों की लियाकत ध्यान में रखते हैं, कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। लेकिन जब गलत शब्दों का प्रयोग होता है तो वो लोग ट्रोल होने लगते हैं। जैसे में कोई ऐसा बाबा बताइए जिनका बात खूब ट्रोल होता है। अच्छा, अनुराधाचार्य। जैसे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ठीक ना। अब एगो औरत पूछी कि बाबा हम कभी खुश नहीं रहते हैं, खुश होने का उपाय बताए। तो कहते हैं कि चलो जोर से बोलो घी। तो बोलती है घी। तो बोलते हैं कि बोलो अब ही। हो गया। ई कौन सा लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। ठीक ना। तो उनका लॉजिक जो है बिल्कुल अलग होता है, ठीक ना। उनका लॉजिक एकदम बिल्कुल अलग टाइप का होता है। लेकिन वो गलत शब्द कम प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा मजाकिया भरे लहजे में ज्यादा शब्दों को प्रयोग करते हैं, इसलिए मीम्स वगैरह उनका ज्यादा वायरल होता है। और ज्यादा कठोर शब्द का प्रयोग करने वाले कुछ और लोग हैं, ठीक ना, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो बाद में चल करके उनको फिर माफी वगैरह मांगना भी पड़ जाता है। तो आगे बताया जा रहा है कि कभी आवेग ही नहीं, यानी कि इस तरह के शब्दों में आवेग की बात की गई है। कभी ऐसा होता है कि शब्दों में आवेग देखा जाता है। अब कभी आवेग अगर है तो भी समस्या,
और अगर आवेग नहीं होगा तो भी दिक्कतें आ सकती है। तो शब्दों की लियाकत यहाँ बताई जा रही है कि हमेशा जो है वैसे शब्दों को रखा जाना चाहिए जिससे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। नहीं तो आगे बताया जा रहा है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनके नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। और कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि चर्चा चलाने की बात है तो बिना मतलब के बातों पर, बिना मतलब के मुद्दों पर लड़ना चिल्लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आप लोग मतलब कि देखे होंगे खास करके झगड़ते हुए कभी किसी तरह के सिंपल कोई मुद्दा ना हो लेकिन बिना मतलब का पूरे कुल खानदान के लोगों का नाम जोड़ जोड़ करके गाली देते हैं लोग। ऐसा सुने हैं आप लोग? खास करके इस तरह का श्रेणी महिलाओं में देखने को मिलता है, ठीक ना। और फिर ये एक तरफ एक पक्ष जो होगा दूसरे पक्ष के पूरे उल्टे सीधे रिश्ते जोड़ के गाली देंगे, दूसरे पक्ष जो होंगे फिर इनके पक्ष को जो है पूरा गलत बता करके साबित करके जो है और ऐसा दिया जाएगा, बताया जाएगा। कह रहा है कि वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। कहा जा रहा है कि वह रसाभास जो है आपको देखने को खूब मिलेगा। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। कहा जा रहा है कि अगर घंटे भर कांव कांव करते रहे तो कुछ होगा नहीं। और वैसे लड़ाई का कुछ होता है जी, अंत में जब उनका जुबान बोलते बोलते हार जाता है तो सोचते हैं कि अब चुप हो जाना चाहिए, बाकी उसका रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। अरे कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए और ऐसा ही होता है। कंपनियां इसी उद्देश्य में लोगों को ऐसे काम को, ऐसे शब्दों को भड़का देती है कि उनका सामान बिक जाता है और लोगों को समझ में भी नहीं आता है, लोगों का ध्यान ही भटक जाता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाएगा कि कंपनी कब इस तरह का लॉजिक लेकर के आया। हर बार ऐसा होता है, बस आपको समझ में नहीं आता। समझ गए ना। आईफोन का जो ट्रेंड था भारत देश में बहुत कम रहा और जब आईफोन 17 आया खाली कलर बदल गया, भारत के लोगों का दिमाग खराब हो गया कि जो अब चाहिए तो वह चाहिए। समझ गए ना। तो ये एक कंपनी का जो है सोचा समझा जालसाजी होता है। आज जो आप जैसे कि ये मेहंदी यूज करते हैं लोग, जैसे कि मेहंदी खूब मार्केट वाला जो प्रचलन में है, यह मेहंदी शुरू शुरू में बिकता ही नहीं था। सब लोग पौधा वाला मेहंदी लगाता था, लोग इस मेहंदी को लगाने से लोग डरते थे। और हुआ क्या, मेहंदी बिक नहीं रहा था तो उसमें कुछ कंपनियां जो है लॉजिक लगा दी और लॉजिक से बहुत सारी मेहंदी बिकने लगा और आज मान लीजिए कि प्रचलन उसी का है। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जालसाज किया हुआ ड्रामे प्रस्तुत किया गया और ड्रामा में क्या रखा गया कि आपके यहाँ कोई बूढ़ी औरत आएगी और प्याज मांगेगी। सुनिए, कहानी बता रहे हैं, आप अपने दादी लोगों से, मम्मी लोगों से पूछिएगा, वो लोग जरूर बताएगा लोग। तो उस समय जानते हैं क्या था, नासिक में इतना ज्यादा प्याज का उत्पादन हो गया था कि प्याज सड़ रहा था, 2 रुपया 1 रुपया किलो भी नहीं बिक रहा था। बात समझे ना। तो कंपनी जालसाजी की एक ही साथ 2-3 कंपनियां,
और जालसाजी में देखिए क्या हुआ। जालसाजी किया गया कि कोई बुढ़िया आएगी और बहुत शक्तिशाली बुढ़िया है, आएगी और आपसे प्याज मांगेगी। अगर आपके घर प्याज अवेलेबल है, प्याज आप दे दिए तो बच गए। अगर आप प्याज देने में असमर्थ हो गए, या हो सकता है कि प्याज हो और आपके दरवाजे पर आती है और आप घर में हैं, आवाज नहीं सुने, तो आपको श्राप देगी। फिर आपके परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। पूरे लोग बौखला गए कि भाई नहीं, प्याज तो खरीदना पड़ेगा। लोग 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, एक एक बोरा प्याज जो है लगे खरीदने। जो नासिक में प्याज सड़ रहा था, पूरा प्याज बेचा गया। पूरे इंडिया में एकदम खूब धड़ल्ले से खूब प्याज बिका, प्याज बिक गया। अब प्याज का इतना अफरा तफरी मचा कि प्याज मार्केट में मिल नहीं रहा था। मार्केट में जब मिल नहीं रहा था तो कहा जब प्याज नहीं मिलेगा, प्याज तो मान लीजिए कि नेचुरली चीज है, जल्दी उगाया नहीं जा सकता है, 6 महीना लगेगा, इसका उपाय क्या होगा, उपाय बताइए। तो उपाय बताया गया। तो उपाय बताने के लिए वो कंपनी आती है और कहती है कि मेहंदी से गेट के बगल में ओम नमः शिवाय लिखना पड़ेगा। मेहंदी से ओम नमः शिवाय लिखना पड़ेगा। अगर मेहंदी से ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिलेगा तो बुढ़िया देख करके लौट जाएगी, कुछ नहीं होगा। अगर नहीं लिखा हुआ मिला तो फिर दिक्कत है। लोग टूट पड़े मेहंदी के वृक्षों पर, और मेहंदी के वृक्षों पर टूट पड़े कि भाई मेहंदी लेके आए तो उसका पत्ता डाली सब नोच डाले, तो सबको थोड़े मिल पाएगा जी। गांव में 2 4 5 गो मेहंदी का वृक्ष होगा, सबको थोड़े मिल पाएगा। नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, 2 4 5 आदमी को मिला, बाकी को मेहंदी नहीं मिला। जब बाकी को मेहंदी नहीं मिला तो वो सोचे कि भाई जब मेहंदियों तो नेचुरली है, इसमें भी तो पत्ता तुरंत उगाया नहीं जा सकता है, इसका भी तो कोई निदान चाहिए। तो बोला कि मार्केट में मेहंदी मिलता है। टूट पड़े लोग मार्केट में मेहंदी के लिए, और कई सालों से मेहंदी जो एक्सपायर तक पड़ा था, बेचा नहीं रहा था, वो भी मेहंदी बिका गया। कंपनी का अरबों खरबों का संपत्ति जो है एक झटके में रिकवर हो गया। पूरा मेहंदी बेचा गया। मेहंदी इतना बेचाया कि मार्केटों में मेहंदी नहीं था। मार्केट में भी मेहंदी नहीं था तो लोग बोले कि अगर मेहंदी नहीं मिलता है तब कौन सा उपाय, तो गोबर से लिखिए ओम नमः शिवाय। ये सारे जगह अवेलेबल मिल जाएंगे और ये खत्म नहीं होंगे, ठीक ना। लेकिन कब, जब पूरा कंपनी का सामान बढ़िया से बिक गया तब, समझे ना। तो ये जालसाजी रहा, और उस समय से वह मेहंदी की कंपनियां ट्रेंड में आ गई, खूब मेहंदी बिकने लगा। ऐसे ही एकदम सोचा समझा जालसाजी होता है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर जब आप बढ़िया से विवेक उसमें लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कंपनी इसमें कितना बड़ा चाल चलती है। समझे ना। जैसे कि हर साल कंपनी जो है किसी चीज को, जैसे कि आप कपड़े की बात करें, मोबाइल की बात करें, चप्पल जूते की बात करें, मटेरियल वही है, तनी डिजाइन बदल देगा, नाम बदल देगा, है ना, उसका नंबर बदल देगा। आपके मोबाइल पर, जैसे अगर कोई मोबाइल लिए आप, मोबाइल पर अगर आप पिछला साल मोबाइल खरीदे थे, उस पर लिखा था कि 20 मेगापिक्सल, कैमरा पर लिखा था 20 मेगापिक्सल। बोले कि पुराना मोबाइल हो गया, 20 मेगापिक्सल, आज मार्केट में 50 मेगापिक्सल मिल रहा है। आपके पास कौन सा मशीन था कि चेक किए कि वो 50 मेगापिक्सल है? आपके पास चेक करने का कौन मशीन था या मशीन है कि आप चेक कर सके कि वो 50 मेगापिक्सल है? आप जाइएगा, कोई भी नया फोन खरीदिएगा तो 2 4 दिन, 2 4 महीना, 6 महीना जो है कैमरा अच्छा ही आता है। तो कम क्वालिटी का ही कैमरा क्यों ना हो, अच्छा ही आता है। बाद में थोड़ा थोड़ा समय बिताइए आप। तो कंपनी का जालसाजी होता है। कई ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं जहां कंपनियां अपनी जो है इस तरह की बातें करती है। यहाँ शब्द यूज किए गया है कल कारखानों का, यही वजह है। और भी एग्जाम्पल बताया जा सकता है।
जिससे आप इसको आसानी से समझ सके कि कंपनी किस तरह से हमारे मन पर अपना काबू पाता है वो लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मार्केट से आप बहुत सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट को घर के लिए डेली यूज में खरीदते हैं, जैसे कि साबुन खरीदते होंगे, तेल खरीदते होंगे, बिस्किट खरीदते होंगे। तो खैर बिस्किट तो देख लीजिए, पार्ले जी बिस्किट 3 रुपये का मिलता था, या जो 3 रुपये का है। और वजन है? वजन वजन देख रहे हैं, बिस्किट का साइज, बिस्किट का मोटाई है कि ना जी। आज चलिए छोड़िए, वहां तक आपको समझ में आ भी जाता है कि चलो साइज छोटा हुआ, साइज बड़ा हुआ। तेल साबुन खरीदेंगे तो साइज छोटा हुआ, साइज बड़ा हुआ। तेल का खरीदते समय कभी ध्यान दिए हैं आप, उसमें कितना ड्रामेबाज होता है काम। एक बार देखिए, अगर एक बोतल है, मान लीजिए कि 100 ग्राम का, 100 ग्राम का तेल का बोतल है, 100 ग्राम का ही है, और अगर मान लीजिए कि वह 60 रुपया में बिकता था पास्ट में, 100 ग्राम का है, 60 रुपया में बिकता था। बाद में धीरे धीरे उसका मार्केट डाउन हो गया, सोचा कंपनी कुछ ऑफर रखा जाए और लोगों को इसको तनी ज़्यादा बेचा जाए। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि उस बोतल पर एक लोगो लगाती है। उस बोतल पर क्या करती है, यहाँ एक कागज चिपकाया गया रहता है, कागज चिपकाया गया रहता है। तो कागज पर देखिए अब बदलाव क्या होगा। ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना कहेगा, 65 रुपया, और लिख के काट देगा। ओल्ड प्राइस 65 काट देगा। ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस 62 रुपया, ऑफर प्राइस 62 रुपया, इसको लिखेगा खूब बड़ा में, अब बाकी सब छोटा छोटा कर देगा। ऑफर प्राइस 62 रुपया, और उसके बाद एक और लॉजिक, 20% एक्स्ट्रा, ऊपरवा लिख देगा खूब बढ़िया, 20% एक्स्ट्रा। इस 100 ग्राम के बोतलवे था, 20% रख ले कहाँ है वो, यही समझ में आया। कभी सोचे हैं आप, 20% कहाँ रख दिया, 20% रखता तो बोतल का साइज बड़ा होता ना जी। और लेकिन क्या जानते हैं, केवल बदला गया, केवल उस बोतल पे लगा हुआ स्टिकर बदला गया है, बाकी वही है, मटेरियल वही, डब्बा वही, ठीक ना, लेकिन केवल उस पर का लेबल बदल दिया गया। और केवल लेबल बदल देने से हमारा जो है बुद्धि, विवेक, दिमाग बदल गया कि भाई 62%, 62 रुपया का हो गया है, ये जो है अब सस्ता हो गया है। क्योंकि पहले कितना में मिलता था, और पहले आज से जब 6 महीना पहले आप बोतल खरीदे थे, तेल खत्म हो जाता है तो बोतल कौन रखता है भाई, फेंक देता है। किसको 6 महीने के बाद याद है कि हम 65 के खरीदे थे कि 62 के खरीदे थे, 2-3 रुपया तो याद नहीं रहेगा, याद तो रहेगा नहीं। लेकिन कंपनी एक एक पैसा का हिसाब करती है, और एक एक पैसा से अरबों खरबों की संपत्ति होती है। समझ में आए ना। अगर आप हिसाब किताब लगाए तो, अगर नहीं बुद्धि लगाते हैं तो कंपनी को लगे भाई, आइए आपको भी लगे कि 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन एक हाजमोला का प्रचार करते हैं, एक हाजमोला 1 रुपया का मिलता है, और 1 रुपया में कौ गोली भरा रहता है। और हाजमोला ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई डेली खाता भी नहीं है, कभी 6 महीना पर, 2 महीना पर, एक दिन 1 रुपया के खा लिया आप। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमिताभ बच्चन और अगर अजय देवगन जो है प्रचार करते होंगे तो करोड़ों रुपया लेते होंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हाजमोले को बेच करके करोड़ों से ज्यादा, कई करोड़ कमाता होगा, तब तो करोड़ रुपए देकर प्रचार कराता है, जबकि डेली यूज वाला सामान भी नहीं है। अब 1 रुपया के प्रोडक्ट में कितना रुपया का हिसाब किताब करता होगा कि उसका फायदा होता होगा, तो एक एक पैसा का हिसाब होता होगा। तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि, बड़ी से बड़ी काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों से बात शुरू करती है, 2-4 लोगों की टीम बनाती है, और टीम बना करके वो मार्केट में फैला देगी, हवा फैलाने के लिए, माने ऐसे भ्रम फैलाएगा लोग, और भ्रम फैला करके वो सारी चीजें बिक जाती है। कहा जा रहा है कि उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी। वही बात यहाँ आ रहा है ना, 2-4 लोगों से शुरू हुआ, उससे हजारों लोग जुड़ेंगे, साल में लाखों की आमदनी होने लगेगी, और लाखों के सामान बिकेंगे, लाखों की आमदनी होगी,
25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगभृत होती है, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी। कहा जा रहा है कि जिसका उम्र 25 से ऊपर जा रहा है वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में विशेष रूप से सोचने लगते हैं। अभी ख्याल जो है खास करके उन्हीं लोगों को आता है जिनका उम्र 24, 25, 23, 22 के आसपास जब पहुंच जाता है, घर का प्रेशर आने लगता है उनके ऊपर, तो उनकी बातें जो है अब बदलने लगती है, उनकी सोच जो है बदलने लगती है। खाली ना होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। जिनका उम्र 25 से कम होता है उनमें जो है फ्यूचर का गौरव नहीं पाया जाता, देखा जाता है। वो लोग अभी मान लीजिए कि माता पिता पर निर्भर रहते हैं और अपने जिंदगी में खुशनुमा माहौल में जीते हैं, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है। लेकिन एक बात तय है कि जिनका उम्र 25 से कम होता है उनके मन में दिल बहलाव ज़्यादा होता है, यानी कि उनको ज़्यादा किसी तरह का टेंशन नहीं होता है, वो एकदम फ्री माइंडेड होते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र का तकाजा होता है, यानी कि जब घर की जिम्मेवारियां सर पे आती है, तो फिर ये दिल बहलाव वाली बातें भूल जाते हैं वो लोग। जिस आदमी को एक जगह पर बैठने में 1 घंटा 2 घंटा परेशानी होता था, उसी जगह पर वो एक ही काम 12-12 घंटा तक करता है, जिम्मेवारी आ जाती है। जैसे आप लोग अगर क्लास में 2 घंटे लगातार बैठ के काम नहीं कर सकते, लेकिन जब जिम्मेवारियां आती है तो एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे अगर मान लीजिए कुर्सी वाला काम मिल गया तो 8-8 घंटा 12-12 घंटा टिक जाते हैं लोग, उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अब उठेंगे भी नहीं, समस्या है। तो उस समय ये समझ में आता है। अरे यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि कवि बता रहे कि हम यहां तक शुरू से लेकर अंत तक अभी हमने बताया बाहरी दुनिया के बारे में, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। यानी कि बातचीत जो है तभी संभव है जब कोई दूसरा पर्सन आपके सामने हो। कभी यहां तक ये बात बताए हैं, लेकिन आगे कुछ और भी मिलेगा आपको। अरे और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। या तो यही संभव है कि हमारे पास कोई आए बात करने के लिए, या हम चले जाएं किसी के पास बात करने के लिए। दो तरीका हो सकता है, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हो गई। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है, अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया है और उसके मन मुताबिक अगर खातिरदारी ना हुआ, या आप किसी के यहाँ गए हैं और आपके मन मुताबिक अगर खातिरदारी ना हुआ, आपका रेस्पॉन्स ना दिया गया, तो फिर बहुत दुख लगेगा कि हम काहे इसके यहाँ आए। ठीक ना, मन में जो है एक अजीब सा जो है फील होगा। कह रहा है कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है, पहले तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। और अगर चले भी गए और चले जाने के बाद मान लीजिए कि अगर रेस्पॉन्स ही अच्छा ना हो, ठीक है ना, बढ़िया से खातिरदारी ना हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया था अतिथि। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है वैसा आदमी जो बिना तिथि के आ जाए, माने बिना तिथि के आ जाए, माने बिना बताए आ जाए। अतिथि माने उसके आने का तिथि निर्धारित ना हो, डेट फिक्स ना हो, उनको अतिथि कहते थे। लोगों को बाद में पता चला कि ना, बिना बताए जाने पर बड़ी समस्या है। कहता है लोग कि बैठिए रोटी पका देते हैं, है ना, बैठिए पानी लेके आते हैं। पहले ऐसा ही होता था, पहले बैठाया जाता था, घंटों बैठेंगे तो फिर पानी आएगा, फिर कहीं से कुछ मंगाया जाएगा तो अब उनको खाने को दिया जाएगा। इसलिए अब अतिथि वाला प्रचलन खत्म। अब पहले फोन करके आते हैं हम आ रहे हैं,
तो वो आ रहे हैं तो पहले से व्यवस्था तय है। बताने का सीधा सीधा उपाय है कि हम आ रहे हैं, व्यवस्था रखिए, ठीक ना। अतिथि वाला प्रचलन खत्म है। अब समझिए इस बात को आगे। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि पहले तो बिना बुलाया कहीं जाना नहीं चाहिए, वो जाएंगे अगर तो अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव मिल जाएगा। अगर जाने के बाद भी मान लीजिए कि बर्ताव सही ना हो, पूछने का लहजा खराब हो, है ना जी, पूछने का लहजा खराब हो, कभी भी कोई मेहमान आता है तो पूछ के चेक करिए आप, वो कभी कहेंगे कि नहीं खाएंगे, अबे तो खा के आए हैं, 2 मिनट तो हुआ, है ना जी, बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है। कारण जानते हैं क्या है? कारण शुरू से ही हम लोग के घर ऐसा शुरुआत से ही चलता है, तो वो चीजें मेहमान पर भी लागू हो जाता है। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, वहां पर खाने पर कभी विशेष ध्यान दिया ही नहीं जाता है, हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं जाता है। इसलिए वही बर्ताव मेहमानों के साथ भी होता है। हम लोग के यहाँ खाते कैसे हैं पता है आप लोगों को? कभी मिलाए है इस बात को? खाने का जैसे कि शेड्यूल है कि सुबह दोपहर रात खाना चाहिए, एकदम टाइम टू टाइम, शाम में खाना चाहिए, क्या ऐसा कभी कोई खाता है? नहीं। तरीका जानेंगे कैसे? भोजपुरी में तरीका, पढ़े जा तरीस तक खा ले, पढ़े जा तरीस तक खा ले, ऐदे ना रात के बच गई बाप, दोपहर ले 11 बजे तक खा ले, पढ़ के आ गई तक खा ले, जल्दी खा लेना तो भैया आ जाई तो खा जाई, खा ले, है ना जी। सब केहू सुते जाता तेहू जो खा ले। अरे माने एकदम ऐसा नहीं है कि रूल बना हो, ऐसा रूल बना हो कि नहीं भाई इस टाइम पे सबको खा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक उसमें बहाना बहाना डाल दिया जाएगा। हुआ है ना ऐसे, है ना जी, सब कोई खा लिया है, बर्तन धोए के बाद तेहू खा ले, इहो ऐसा लॉजिक हो जाएगा। घूमे जेबे तो लेट हो जाई तो खा ले। तो एकदम मतलब कि हर चीज में, खाने में जो है ऐसी चीजों को जोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ा कारण है कि खाने में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो चीजें खानी चाहिए वो शामिल नहीं होता है। कौन चीज? खाने में जो चीजें हम लोगों को शामिल करना चाहिए वो लोग बहुत कम खाते हैं ना, वो कम खाते हैं लोग। और यही यही वजह रहता है ज्यादातर हेल्थ के खराब होने का। जैसे कि सबसे कम लोग कर देते हैं प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा जीवन से सब लोग बहुत कम कर देते हैं, और प्रोटीन की मात्रा कम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रोटीन वाली प्रोडक्ट जो होता है लोग कभी कभी खाते हैं, बाकी अधिकतर लोग क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है लोगों के जीवन में खाने के लिए, और कार्बोहाइड्रेट से केवल क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और बाकी प्रोटीन वाले में जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है वो चीजें बहुत कम खाते हैं लोग। लड़कियों के लोग तो पसंदे नहीं है, लड़की सबको तो पसंदे नहीं है, अधिकतर लड़की सबको पसंद नहीं है। जैसे अधिकतर लड़की को दाल पसंद नहीं है, अधिकतर लड़की को दाल पसंद नहीं है, 100 गो में से 90 को कहेगी कि पसंद नहीं है। मुझे सब्जी चावल सब्जी रोटी पसंद है, ठीक ना। दाल पसंद नहीं है लड़कियों को, फिर दूध भी पसंद नहीं आता है, दूध भी पसंद नहीं आता है, जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं वो पसंद नहीं आता है। इसलिए आप देखे होंगे टीवी पर भी एगो प्रचार देता है, टीवी पे भी एक प्रचार देता होगा, महिलाओं की पहली पसंद हेम पुष्पा। नाम सुने हैं आप लोग, है ना। चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, कमजोरी, थकावट, है ना,
वैसा प्रचार पुरुषों के लिए काहे नहीं देता है? कभी सोचे हैं आप लोग? सोचना चाहिए आपको। वजह यही है, वजह यही है कि अगर अगर प्रोटीन वाली प्रोडक्ट अगर आपके शरीर में कम होगी तो फिर आपकी समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को, लड़कियों को प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। आगे समझिए इसमें, अरे कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना जो है अनादर होगा, और अगर मान लीजिए कि वहां जाने पर ठीक ढंग से बर्ताव नहीं हुआ तो नया घाव मिल जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके। ये लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है शुरू से अंत तक, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी बात करना है दिल बहलाने की बात होती है, उसमें किसी न किसी का होना जरूरी है। शुरू में पढ़े हम लोग कि अगर 4 कानों की बात है तो बातें गुप्त रहेगी, 6 कानों की बात गुप्त नहीं रह सकती है, 6 से ज्यादा कान अगर उपलब्ध होता है तो वो क्या हो जाएगा जी? राम रमोवल हो जाएगा, ठीक ना। बूढ़े लोग मिलेंगे तो बात नहीं बतकही होगा, हाँ शिक्षित लोग। तो इस तरह से सभी बात सुने। अंतिम लाइन में बताया जा रहा है कि आपके अपने जीवन में अगर हम कहीं जाते हैं तो बर्ताव सही नहीं हुआ, कोई ठीक ढंग से बोला नहीं, तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन वैसा सिचुएशन जीवन में लाना ही नहीं चाहिए, बताया जा रहा है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके कि हमको किसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही सेल्फ यानी कि अकेले ही परिपूर्ण है। हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आप बात कर लिया करें, अपने से खुद से बात करने की शक्ति डेवलप करना। क्योंकि हमने कल ये बात कहा भी था कि 4 कान का भी बात जो होगा वो फैल चुका है। यहां तक कि जुबान से जैसे बाहर आएगा तो फैल जाएगा। कल हमने कहा भी था कि दीवारों के भी कान होते हैं। बात अगर आप निकाल दिए जुबान से तो फिर वो गुप्त नहीं रह सकता है, फैलना तय है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक जो है संसार का एक बड़ा भारी आईना है। कहा जा रहा है कि हमारा जीवन जो है, हमारा शब्द जो है, वह एक हमारे लिए आईना का काम करता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। चमिस्तान का मतलब होता है मानव एक ऐसा अपने आप में इतना बड़ा आदमी है कि इसमें हर तरह की बेल बूटे देखने को मिल जाएंगे। बेल बूटे का मतलब होता है कि एक ही इंसान पे तरह तरह के फूल और फल देखने को मिल जाएंगे। फूल फल कहने का मतलब होता है कि इसका अनेक रूप, अनेक रूप कभी बहुत प्यार से पेश आएगा और कभी काली का चंडी का रूप ले लेगा। हाँ, तो ऐसा होता है ना भाई, कुछ भी रूप आ सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि इसमें अनेक बेल बूटे देखने को मिल सकता है। ऐसे चमस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। चित्त को एकाग्र करना का मतलब होता है मन को एकाग्र करना। अगर मन आपका एकाग्र है तो स्वयं सेल्फ से अकेले ही मन लग जाएगा, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत आदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। कह रहा है कि ये एक दिन में संभव नहीं है। एक दिन में अपने आप को कहीं अकेले बैठा के मन लगा लीजिए, ये कई सालों का अथक तपस्या रहेगा, तब जाकर के आप कर पाएंगे और आप अपना अकेले मन लगा पाएंगे। आप अगर अकेले कहीं हैं तो मन लग जाए, अगर आप अभी अगर अकेले मन लगा रहे हैं तो भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ये होता है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है, हजार क्या लाखों मित्रों के बराबर अकेले है। अगर ये ना हो, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना टीवी का अकेले मन लगा ले, तब आप कहिए कि हम मन लगाए हैं। अकेले मन की बात हो रहा है, नहीं तो अगर मोबाइल है
तो फिर आप अकेले कहाँ मन लगा रहे हैं? डाटा है, स्क्रॉल करिए, घंटों रील से स्क्रॉल होते चला जाएगा अकेले, समझे में नहीं आएगा कब जो है मिनटों से घंटों पहर दिन बीत जाएगा। तो उसको मन लगाना नहीं कहेंगे कि आप अकेले मन लगा लिए हैं, वो तो आपका मन मोबाइल लगाया है, और मोबाइल में जितने रील्स देखे हैं वो लाखों लोगों का होगा, हजारों लोगों का होगा, तो हजारों लोगों ने आपका मन लगाया। कह रहे कि जिसका साधन एक दो दिन में नहीं होगा उसे काफी ज्यादा सहम समय देना पड़ेगा, तब जाकर के अगर थोड़ा भी मन लगा पाते हैं आप अकेले तो अहोभाग्य। अहोभाग्य का मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर मान लीजिए कि आपके अगर अंदर बोलने की कला खत्म हो जाए तो कितने शक्तियों का दमन हो जाएगा। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, कतरनी नाम दिया गया है ना। जुबान से क्या क्या हो सकता है। और कबीरदास का दोहा था कि जिह्वा बोलत अंदर जात है और जूती खात कपाल, यानी कि जिह्वा जो है बोल करके अंदर छुप जाता है, और जिह्वा को कुछ नहीं होता लेकिन पिटा जाता है शरीर, कपाल पिटा जाता है। तो वही हालात है यहाँ कि मतलब कि जिह्वा कतरनी के समान है, जिह्वा कुछ भी करा सकता है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध दिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू का। अंगुलीमाल डाकू और गौतम बुद्ध। अंगुलीमाल डाकू इतना खतरनाक डाकू था कि लोगों का हत्या करता था, और हत्या करने के बाद वो तय किया था कि हम 1000 लोगों का हत्या करेंगे। हाँ 1000। और जब हत्या करता था 100, 150, 200 का करता था, गिनती भुला जाता था, तो फिर शुरू से गिनता था 1 2 3 4 5, ऐसे तो भाई बहुत लोगों का हत्या कर देता। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम गिनती के लिए जिसको मारेंगे उसका एगो अंगुली काट के हम माला पहन लेंगे। तो अंगुली का माला पहनने लगा, तो इसलिए उसका नाम रखा गया अंगुली माल डाकू, अंगुली का माला पहनने वाला डाकू। अब वह जो था बहुत डराता था लोगों को, जहां जाता था उधर से लोग पूरा भाग जाते थे कि हमको मार देगा। तो उसको मनाए गौतम बुद्ध बिना हथियार का, अपने शब्दों से। कहानी पढ़े होंगे कहीं आप लोग, ठीक ना? कहानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो जाते हैं उस रास्ते पर, तो अंगुलीमाल डाकू जो है गौतम बुद्ध को रोकता है, और यह रुकते ही नहीं है। वो कुछ बोलता है, ये जवाबें नहीं देते हैं, बिल्कुल चुपचाप सुने रहते हैं। तो जब पास पहुंचता है तो पूछता है कि क्या हम मेरे से तुमको डर नहीं लगता? बोला डरना किस बात का है। इस बात से वो और अचंभित हो जाता है कि ये कैसा आदमी आ गया इस धरती पर कि डर ये नहीं रहा है। बोला कि हम तुमको मार देंगे। ठीक है मार दीजिएगा, कोनो बात नहीं है, मार दीजिएगा आप, लेकिन मारने के पहले को मेरा काम कर दीजिएगा, हम भागेंगे नहीं। बोले क्या काम है? देखो ये तुम्हारे ऊपर जो है वो आम के वृक्ष है, इसका एक डाली तोड़ करके मुझे दे दो, ठीक ना? तो अंगुलीमाल हंसने लगा कि इतना बड़ा डाकू है और ये आदमी मुझसे एक डाली तोड़ने के लिए कह रहा है, हम तो लोगों के हड्डियां तोड़ दिए। मैंने अगर मजाक भरे लहजे में कहे तो वो तो भाई लोगों की हत्या कर रहा था, तो ये डाली तोड़ने की क्या बात है? फिर भी बोले कि नहीं मुझे तो डाली ही चाहिए। डाली तोड़ के देता है, जैसे डाली तोड़ने की देकर के कोशिश करता है, बोलते हैं कि देखो एक और काम कर दो मेरा, ये लास्ट काम है। बोले कि जहां से डलिया तोड़ा था वहीं ले जाकर जोड़ दो। फिर हंसने लगा ये कैसा संभव है, डाली तोड़ दिए तो डाली कैसे जोड़ देंगे? तो फिर वो प्यार से समझाए कि तू इतना बड़ा आदमी होकर एक डाली नहीं जोड़ सकता है, तो फिर इतना हत्या करता है तो उसको जिंदा कैसे करेगा? ये कभी सोचा तो? फिर वहां बहुत सारी बातें होती है, उसके बाद वो अपना हथियार उनके चरणों में त्याग देता है, और अंगुलीमाल डाकू से वो एकदम सन्यासी बन जाता है। तो जुबा जो है क्या से क्या करा देता है।
जुबा केसरी, बड़ी याद है जुबा केसरी। कह रहे कि इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। कह रहे कि अगर आप चुप रह करके अपने आप से गुमशुदा बातें कर लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा कला है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। अगर आप अपने अंदर इस शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो आपका वह शक्ति आपके शरीर के अंदर का परम पूज्य मंदिर हो जाएगा, परमार्थ का एकमात्र सोपान हो जाएगा। यानी कि आप खुद एकदम ईश्वर के समान हो जाएंगे, परमार्थ के समान हो जाएंगे। सेवा समाप्त, चैप्टर खत्म।